बच्चों, आज द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर में अपन फर्स्ट पेपर में फिर आज आगे बढ़ेंगे। अपन ब्रिटेन के ऊपर थे और आज ब्रिटेन की संसद के बारे में जानकारी लेंगे। हम जानते हैं कि ब्रिटेन की संसद जो है वो संभवतः आधुनिक काल में विश्व में सबसे विकसित और सबसे विकसित और सबसे पहली ऐसी संस्था है जिससे संसदीय व्यवस्था का पूरा विकास हुआ है और दुनिया के अनेक देशों ने उसी संसदीय व्यवस्था को अपनाया। कुल मिलाकर ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की छाप तो लगभग हर एक संसदीय देश पर है, इंक्लूडिंग भारत समेत, है ना। तो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की चर्चा आज करेंगे और इसलिए हम इस ब्रिटिश संसद के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। बच्चों, ब्रिटिश संसद जो है ना वो एक प्रकार से अपने आप में अद्भुत संप्रभु संस्था है। ये इसकी संप्रभुता है। कुल मिलाकर देखिए, शासन व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो दो प्रकार की संप्रभुता की बात की जाती है, सर्वोच्चता की बात की जाती है, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता, है ना। संसदीय सर्वोच्चता जो है वो हम इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं कि क्योंकि जो मॉन्टेस्क्यू ने विभाजन किया सरकार का 3 अंगों में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और तीनों के अलग अलग कार्य निर्धारित किए, तो शासन की वास्तविक कार्यप्रणाली, शासन के वास्तविक संचालन में आखिर सर्वोच्चता किसकी होनी चाहिए, कौन संप्रभु होगा, कौन अधिक शक्तिशाली होगा, इस पर अलग अलग मत है और अलग अलग संघर्ष भी चलता रहता है। लेकिन ब्रिटेन में कुल मिलाकर यह मान्य है कि संसदीय सर्वोच्चता है, संसदीय संप्रभुता है। इसलिए ब्रिटेन की संसद को बहुत अधिक शक्तिशाली कहा जाता है। इसलिए एडवर्ड कोक ने लिखा है कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसको कोई सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ब्लैकस्टोन और टॉकविले ने भी संसद की संप्रभुता का बहुत ज्यादा वर्णन किया है और एवी डाइसी ने लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रमुख किताब लिखी, उसके लेखक डाइसी ने, जो ब्रिटिश व्यवस्था के बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है, वह मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है, वह गैर कानूनी संतान को कानूनी करार दे सकती है और यदि वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामलों में न्यायाधीश बना सकती है। तो ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता का ये वर्णन और ये एक प्रकार से विश्लेषण लगभग सभी विशेषज्ञों ने किया है। अब ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता या सर्वोच्चता का आशय क्या है, इसको हम बिंदुवार संक्षेप में देखेंगे। सबसे पहले, ब्रिटिश संसद विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता है, एकमात्र संस्था है। यानी ब्रिटेन में विधि निर्माण, कानून निर्माण के मामले में अन्य कोई संस्था समकक्ष उसके नहीं है और ब्रिटिश संसद चाहे तो वो किसी प्रकार का कानून बना सकती है। फिर दूसरा, विधि निर्माण की कोई सीमा नहीं, यानी असीमित शक्ति, यानी ब्रिटिश संसद को विधि निर्माण के लिए कोई सीमा में नहीं बांधा गया है, वो चाहे तो किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। तीसरा, कानून में परिवर्तन की क्षमता, यानी कि ब्रिटिश संसद को कानून में जो एग्जिस्टिंग लॉज है, जो प्रचलित कानून है, उसमें अपेक्षित या अपने अनुसार जैसा भी वो उचित समझे परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो कि ब्रिटिश संसद को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च और संप्रभु बॉडी संस्था बनाती है, वो है न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। अब हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान की कसौटी पर कसना, यानी कि उनकी संविधान सम्मत होने की समीक्षा करना, परीक्षण करना, और यदि वो संविधान सम्मत न हो तो निरस्त करना, जैसा कि भारत में है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कोई अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करे। इसलिए संसद कुल मिलाकर सर्वोच्च है, सर्वोच्च संप्रभु शक्ति है। हालांकि संसदीय सर्वोच्चता और संप्रभुता की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, यानी उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ पाबंदियां हैं जो अंतर्निहित हैं। अब उसकी भी चर्चा कर लें एक बार। जैसे सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन, यानी जनमत।
जो ब्रिटेन का जनमत है उसके सामने संसद को झुकना पड़ता है। कुल मिलाकर ये स्थिति ऐसी है जो कि राजनीति विज्ञान, राजनीति सिद्धांत में रूसो बनाम लॉक का डिबेट जो है उसको अपन देख सकते हैं। उस संदर्भ में रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया और लॉक ने राजनीतिक संप्रभुता का। और राजनीतिक संप्रभुता का मतलब संसदीय सर्वोच्चता, लेकिन अंततः उस संसदीय सर्वोच्चता को भी लोकप्रिय संप्रभुता यानी जनमत के समक्ष झुकना पड़ता है। ये कुल मिलाकर जनमत जो है वो संसदीय सर्वोच्चता के ऊपर एक ऑटोमेटिक, एक अंतर्निहित, एक इम्प्लाइड रिस्ट्रिक्शन है और जिसका सम्मान संसद भी करती है। फिर इसके बाद कुछ मोरल रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी नैतिक बंधन भी है ना, जिसके कारण संसद जो है उन नैतिकताओं को, उन स्थापित नैतिक सत्यों को का उल्लंघन नहीं कर पाती है। फिर इसके बाद परंपराएं या रीति रिवाज या कन्वेंशन जिसको कहते हैं, अभिसमय भी जिसको कहते हैं। ब्रिटिश संसद अभिसमयों का परिणाम है, ये हम सब जानते हैं, ब्रिटिश संविधान। तो इस बहुत लंबे समय से जो अभिसमय विकसित हुए, जो परंपराएं विकसित हुई, उसका जो है वो उल्लंघन नहीं कर सकती संसद। यह भी स्थापित सत्य है कि परंपराओं, रीति रिवाजों, कन्वेंशन यानी अभिसमयों का भी सम्मान होता है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। फिर रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। अब विधि का शासन ऐसा है, संविधान प्रदत्त है वहां पर ब्रिटेन में, कि संसद उसको उसको बाईपास नहीं कर सकती। संसद जो है वो उसको उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। और इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे वेस्टमिनिस्टर परिनियम 1931 और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी प्रदत्त व्यवस्थापन और अंतर्राष्ट्रीय कानून, संगठन, संधियां इत्यादि। इसका भी ध्यान रखना पड़ता है संसद को अपने कानून बनाने की शक्ति के उपयोग के समय, और इन चीजों का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो ये कुछ अंतर्निहित उनके रिस्ट्रिक्शन या कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से संसद जो है अपनी सर्वोच्चता का प्रयोग तो करती है, तो संप्रभु शक्ति तो है, लेकिन उसको ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों। अब हम ब्रिटिश संसद के ऊपर आए, कुल मिलाकर उसके संगठन के ऊपर। ब्रिटिश संसद जो है वो द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। द्विसदनीय है ना, कई देशों में यूनिकैमरल यानी कि एक सदनीय व्यवस्था भी होती है, कई देशों में द्विसदनीय यानी बाईकैमरल व्यवस्था भी होती है। तो ब्रिटिश संसद जो है बाईकैमरल यानी द्विसदनीय। उच्च सदन है लॉर्ड सभा और निम्न सदन है कॉमन सभा, है ना। उच्च सदन लॉर्ड सभा और निम्न सदन कॉमन सभा। और इन दोनों सभाओं के बारे में अपन सभा यानी कि हाउस, जैसे इंडियन पार्लियामेंट में भारतीय संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसी तरह से उच्च सदन लॉर्ड सभा और निम्न सदन कॉमन सभा। कॉमन सभा लोकप्रिय सदन है, यानी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। लॉर्ड सभा स्थायी सदन है, ये जनता के द्वारा निर्वाचित सदन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। और कुल मिलाकर लॉर्ड सभा जो है वो इंग्लैंड के उस राजतंत्रात्मक, सामंतवादी और कुलीन तंत्रीय व्यवस्था का ही एक कंटिन्यूएशन है। यद्यपि ये इसका लोकतांत्रिकरण हो गया है, ये अब कुछ मध्य युगीन सामंती व्यवस्था की तरह नहीं है, इसका जो है वो ये हो गया है। तो लॉर्ड सभा जो है वो एक प्रकार से सलाहकारी संस्था भी है, प्रबुद्ध समाज के प्रबुद्ध वर्गों का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो ये एक चेक है, एक कॉमन सभा यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन की के ऊपर एक चेक भी है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं, ये बड़ी अद्भुत बात है। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझे वो नियुक्त कर सकते हैं। सम्राट अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्रियों, लोक सदन के अवकाश प्राप्त अध्यक्षों, अवकाश प्राप्त सेनाधिकारियों, वायसराय, उच्च कोटि के, बहुत उच्च कोटि के न्यायविदों, है ना, समाज के विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को ही लगभग प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट लॉर्ड सभा में नियुक्त करता है। लॉर्ड सभा की वर्तमान संख्या जो है वो कुल मिलाकर 743 है। और संविधान सुधार अधिनियम जो है 2005 में बना, उसके बाद
अब लोकसभा में केवल 3 ही प्रकार के सदस्य रहेंगे। एक है आध्यात्मिक लॉर्ड, आध्यात्मिक सदस्य, आध्यात्मिक लॉर्ड, और इनकी संख्या 26 निश्चित की गई है ना। और इसमें कैंटरबरी का आर्क बिशप, ईसाई मत के जो प्रमुख बिशप हैं, अलग अलग बिशप हैं, अलग अलग क्षेत्र के बिशप हैं, आर्क बिशप है, वो ये इस प्रकार से उसमें शामिल है, इसलिए आध्यात्मिक लॉर्ड कहा जाता है ना। और इसमें कुल मिलाकर हम जानते हैं कि इंग्लैंड जो है वो एक प्रोटेस्टेंट मत को मानता है, तो उससे संबंधित सभी जितने भी हैं ये आर्क बिशप, ईसाई धर्मगुरु शामिल होते हैं। और यदि किसी का स्थान किसी कारण से रिक्त हो जाता है, मृत्यु या पद त्यागने की स्थिति में, तो अगला जो वरिष्ठ बिशप होगा वो उसका स्थान लेगा। दूसरा जो है वो है वंशानुगत या पैतृक पियर, पैतृक पियर। इस दिसंबर 1999 में पारित अधिनियम के अनुसार वंशानुगत पियरों की 3 श्रेणियां हैं। दलीय साथी पियरों से निर्वाचित होने वाले सदस्य, ऐसे पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदस्य सदन निर्वाचित करता है, और राजघराने के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में ये सदस्य वर्तमान में 75 निर्वाचित दलीय सदस्य तथा 16 पदधारी सदस्य हैं। तो वंशानुगत सदस्य। और एक होते हैं तीसरी श्रेणी हो आजीवन, लाइफ लॉन्ग, आजीवन पियर, यानी आजीवन सदस्य। ये आजीवन जो सदस्य हैं ये 1958 के एक्ट के तहत गवर्न होते हैं, और इसको प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट या सम्राज्ञी नियुक्त करते हैं, है ना। और कुल मिलाकर ये अनुभवी, समाज के विविध क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को इसमें नियुक्त किया जाता है। अब ये लॉर्ड सभा जो है इसकी रचना तो साथ में आ गई, और इनके बहुत सारे अधिकार भी होते हैं, विशेषाधिकार भी होते हैं, लाइफ लॉन्ग मेंबर होते हैं ये जो लॉर्ड सभा का स्पीकर है वो जो है लॉर्ड चांसलर। 1905 तक यह व्यवस्था थी कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता था, लेकिन 2005 के एक्ट के बाद से जो इसमें परिवर्तन किया गया, अब लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए लॉर्ड सभा के खुद के स्पीकर की व्यवस्था है, और लॉर्ड सभा के स्पीकर पद से संबंधित सभी व्यवस्था लॉर्ड सभा के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। उससे पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लॉर्ड चांसलर को नियुक्त किया जाता था अध्यक्ष पद पर। ये रचना है इसकी। देखिए अब लॉर्ड सभा के कुल कार्य और शक्तियों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लॉर्ड सभा की इम्पोर्टेंट सदन है, यद्यपि कुल मिलाकर परामर्शदात्री सदन की तरह ही है। जो वास्तविक शक्तियां हैं वो नेचुरली संसदीय व्यवस्था होने के नाते कॉमन सभा के पास है, लेकिन अगले व्याख्यान में हम लॉर्ड सभा के कार्य और शक्तियों का और इसकी जो भूमिका है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में उसके ऊपर चर्चा करेंगे।